हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले 3 पार्ट्स में हम कर रहे थे हमारा हिस्ट्री का क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलो आगे शुरू करते हैं। Strategies for procuring materials. As is obvious, a variety of materials was used for craft production. While some, such as clay, were locally available, many, such as stone, timber, and metal, had to be procured from outside the alluvial plain. Terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes. Riverine routes along the Indus and its tributaries, as well as coastal routes, were also probably used. तो देखो, ये तो क्लियरली समझ आता है कि हड़प्पन क्राफ्ट बनाने के लिए अलग अलग टाइप का जो सामान है वो यूज़ होता था। कुछ चीज़ें जैसे क्ले या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती थी वो आसपास के एरिया में इजीली मिल जाती थी, लेकिन कुछ मटेरियल जैसे स्टोन, टिम्बर, जो लकड़ी होती है, फिर मेटल, तो उनके शहर के आसपास की जो ज़मीनें थी, जो एलुवियल प्लेन था, उसमें वो नहीं मिलते थे, इसलिए उनको बाहर से लाना पड़ता था। तो मिट्टी से बने हुए जो टेराकोटा टॉय मॉडल्स हैं, मतलब मिट्टी से, क्ले से, टेराकोटा से बने हुए जो बैल गाड़ी वगैरह हैं, जो बुलोक कार्ट्स हैं, इनके खिलौने हमें मिलते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पे बैलगाड़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का जरिया था कि सामान और लोगों को लैंड रूट्स, जो सड़क के रास्ते थे, उनसे ले जाने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे बुलोक कार्ट्स तो यूज़ हो रही थी सामान लाने के लिए। फिर सिर्फ रोड ही नहीं था, बल्कि पानी के रास्ते, जो नदियाँ जैसे इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, हमने देखा था कि ऊपर इंडस रिवर थी, नीचे सरस्वती भी थी, बीच में और भी रिवर्स थी। तो जो समुद्री रास्ते थे, कोस्टल रूट्स थे, उनका भी यूज़ किया जाता होगा सामान ले जाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो मटेरियल्स किस तरीके से लाए जाते थे, तो उसमें हम अपना पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हैं कि हमें टेराकोटा क्ले जो है टेराकोटा टॉय मॉडल्स मिले हैं, टेराकोटा टॉय मॉडल्स मिले हैं बुलोक कार्ट्स के। ठीक है, तो मतलब लैंड रूट्स का यूज़ होता था। दूसरा आप लिख सकते हो कि रिवराइन रूट्स का भी यूज़ होता होगा, जो रिवर से इंडस वगैरह है वहाँ से रिवराइन रूट्स का, और कोस्टल रूट्स का भी यूज़ होता ही होगा। तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं। Materials from the subcontinent and beyond. The Hadappans procured materials for craft production in various ways. For instance, they established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. Other such sites were Shortugai in far-off Afghanistan near the best source of lapis lazuli, a blue stone that was apparently very highly valued, and Lothal, for which the near sources of carnelian from Bharuch in Gujarat, steatite from South Rajasthan and North Gujarat, and metal from Rajasthan. तो जो हड़प्पन लोग थे वो अपने क्राफ्ट जैसे बीड्स, ज्वेलरी और टूल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स अलग अलग तरीक़ों से लेते थे। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कुछ जगह पर सेटलमेंट्स बना ली थी, बस्तियां बना ली थी, जैसे नागेश्वर और बालाकोट। देखो, यहाँ पे है नागेश्वर और यहाँ पे है बालाकोट, तो ये दोनों कोस्टल एरियाज पे हैं। तो यहाँ पे हमें शेल मिलता था, जो शेल होता है वो मिलता था। तो शेल से जो ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स और डेकोरेटिव आइटम्स बनते थे वो यहाँ पे बनते थे, इन सेटलमेंट्स पे, नागेश्वर और बालाकोट पे, क्योंकि कोस्टल एरियाज पे सिचुएटेड थे। उसके बाद एक और साइट थी शोर्तुगई, जो अफगानिस्तान में थी। शोर्तुगई में क्या था कि लेपिस लजुली का ये एक बेस्ट सोर्स था। लेपिस लजुली एक गहरा नीला पत्थर होता है जो हड़प्पन्स के लिए बहुत प्रेशियस था, मोस्टली बीड्स और ज्वेलरी में वो उसका यूज़ करते थे। उसके बाद लोथल एक ऐसी जगह थी जो रॉ मटेरियल्स के पास थी। लोथल कहाँ पे है? यहाँ पे, तो ये है लोथल। कार्नेलियन जो है, जो रेड ऑरेंज सेमी प्रेशियस स्टोन है, ये हमें भरूच से मिलता था, जो गुजरात में था। ठीक है, उसके बाद स्टीएटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो हमें साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से मिलता था, मतलब जो ये वाला एरिया है यहाँ से हमें मिल जाता था स्टीएटाइट। और जो मेटल थी जैसे कॉपर, वो हमें राजस्थान से मिलता था। कॉपर के लिए राजस्थान में है खेतरी माइंस, खेतरी माइंस में बहुत कॉपर है और वहीं से हमें लगता है कि कॉपर आता भी था राजस्थान से। Another strategy for procuring raw materials may have been to send expeditions to areas for procuring to areas such as Khetri region of Rajasthan for copper and South India for gold. These expeditions established communication with local communities. Occasional finds of Hadapan artifacts such as steatite microbeads in these areas are indications of such contact. तो एक और तरीका था कि हड़प्पन लोग एक्सपेडिशंस भेजते थे, जैसे खेतरी रीजन जो राजस्थान कॉपर के लिए और साउथ इंडिया गोल्ड के लिए। तो एक्सपेडिशन का मतलब होता है स्पेशल ग्रुप जो रिसोर्सेज कलेक्ट करके लौट आता था। इन एक्सपेडिशंस की वजह से लोकल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट और ट्रेड रिलेशंस बन गए थे कि कभी कभी वहाँ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, जैसे मान लो खेतरी माइंस में भेजा या साउथ इंडिया में भेजा, तो वहाँ हमें अभी हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे स्टीएटाइट के छोटे बीड्स, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, जो प्रूफ है कि हड़प्पन का उन जगहों के लोगों से कुछ तो संबंध था, क्योंकि वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी नहीं, साउथ में नहीं थी, पर वहाँ से गोल्ड आता था। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ हमें हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। There is evidence in the Khetri area for what archaeologists call the Ganeshwar Jodhpur culture with its distinctive non-Hadapan pottery and an unusual wealth of copper objects. It is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Hadappans.
तो खेतरी एरिया में एक अलग कल्चर मिलता है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहते हैं। इसकी जो पोट्री है वो हड़प्पन स्टाइल की नहीं थी, वो नॉन हड़प्पन थी, वो अलग स्टाइल था। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो शायद इसी रीजन के जो लोग हैं वो हड़प्पा को कॉपर सप्लाई करते होंगे। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल जो ट्रेड होता था वो, कि कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। तो ये जानने से पहले एक चीज़ समझो कि देखो, ये है हमारा हड़प्पन एरिया, जो इंडिया का एरिया है, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया को क्या कहा गया है? मेलुहा। ये चीज़ें जो हैं ये हमें मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मिले हैं। यहाँ मेसोपोटामिया था और यहाँ हमें कुछ टेक्स्ट मिले हैं जिसमें वो अपने ट्रेड रिलेशंस बताते हैं मेलुहा के साथ। तो हमें लगता है कि जो मेलुहा है ये हड़प्पा के लिए ही यूज़ किया गया होगा। उसके बाद एक नाम आता है मगन, जो यहाँ पे है ओमेन। तो हमें लग रहा है कि ये ओमेन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है मगन। और एक नाम हो रहा था दिलमुन। तो अब हम आगे की जब चीज़ें पढ़ेंगे तो ट्रेड रिलेशन हमें यही वाला मिलेगा, मेसोपोटामिया का दिलमुन, मगन और मेलुहा का। तो देखो, recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of Arabian Peninsula। तो ये अरेबियन पेनिनसुला है और इसकी जो साउथ ईस्टर्न टिप है यहाँ पे हमें मिलता है ओमन, जिसे मगन कहा गया था मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। तो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हो सकता है कि कॉपर यहाँ से भी आता हो। Chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin. There are other traces of contact as well. A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with thick layer of black clay, has been found at Omani sites. Such thick coatings prevent the percolation of liquids. We do not know what was carried in these vessels, but it is possible that the Harappans exchanged the contents of these vessels for Omani copper. तो हमें केमिकल टेस्ट से पता चलता है कि ओमन का जो कॉपर है और जो हड़प्पन कॉपर आर्टिफैक्ट्स है दोनों में निकल का ट्रेस है। इसका मतलब है कि दोनों का सोर्स एक ही है। इसके साथ कॉपर के अलावा भी मतलब और भी प्रूफ है कि ओमन और हड़प्पा कॉन्टेक्ट में थे, कि जैसे एक ओमन में एक स्पेशल हड़प्पन जार मिला है जो ब्लैक क्ले की थिक लेयर से कोटेड है। ये है वो जार, और इस जार के ऊपर ब्लैक क्ले जो है उससे थिक कोटिंग की गई है। तो ये जो कोटिंग है ये लिक्विड को सीप होने से रोकती है, मतलब परकोलेट होने से रोकती है, जो इसे लीक प्रूफ बना देती है। मतलब जार जो है वो लीक प्रूफ हो जाता है। तो हमें ये तो नहीं पता कि इसके अंदर क्या रखा गया होगा, क्या होता होगा, लेकिन शायद हड़प्पन्स ने इसके जो कंटेंट्स थे उसके बदले ओमन से कॉपर लिया होगा। Mesopotamian texts datable to the 3rd millennium BC refer to copper coming from a region called Magan, perhaps a name for Oman, and interestingly enough, copper found at Mesopotamian sites also contains traces of nickel. Other archaeological finds suggestive of long-distance contacts include Harappan seals, weights, dice, and beads. In this context, it is worth noting that Mesopotamian texts mention contact with regions named Dilmun, probably the island of Bahrain, Magan, and Meluha, possibly the Harappan region. तो जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं उनमें लिखा है कि कॉपर मगन नाम के रीजन से आता था। तो ये चीज़ हमने देखी है कि मगन शायद से ओमेन ही था। मेसोपोटामियन साइट्स का कॉपर में भी हमें निकल के ट्रेसेस मिले हैं, तो वही जो कनेक्शन था वो यहाँ पे भी कंफर्म होता है। उसके बाद जो हड़प्पन आइटम्स हैं जैसे सील्स हैं, वेट्स, डाइस, बीड्स वगैरह हैं, ये बाहर के रीजन्स में मिले हैं, तो ये भी एक ट्रेड का प्रूफ है। तो इसमें मेसोपोटामियन टेक्स्ट के 3 नाम आते हैं, जो है दिलमुन जो कि बहराइन है शायद से, ये है दिलमुन, तो ये आइलैंड ऑफ बहराइन हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है मगन जो शायद ओमेन है, और मेलुहा जो शायद हड़प्पन रीजन है। They mention the products from Meluha, carnelian, lapis lazuli, copper, gold, and varieties of wood. A Mesopotamian myth says of Meluha, may your bird be the Hajja bird, may its call be heard in the royal palace. Some archaeologists think the Hajja bird was the peacock. Did it get its name from its call? It is likely that communication with Oman, Bahrain, and Mesopotamia was by sea. Mesopotamian texts refer to Meluha as a land of seafarers. Besides, we find depictions of ships and boats on seals. तो मेलुहा जो हड़प्पा है उससे ये सामान आता था, मतलब ऐसे मेसोपोटामियन टेक्स्ट ने कहा है कि कार्नेलियन, लेपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड, वुडन प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ वहाँ से आता था। और एक मेसोपोटामियन कहानी है, मिथ है, जिसमें लिखा गया है कि जो ये है, मे योर बर्ड बी द हज्जा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। मतलब मेलुहा का एक हज्जा बर्ड था जिसकी आवाज़ रॉयल पैलेस में सुनाई देती थी। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि हज्जा बर्ड पिकॉक होगा, मोर होगा, शायद इसका नाम उसकी साउंड से आया हो। उसके बाद क्योंकि इसी तरह से बोलता है ना जो मोर है वो भी, तो ओमन, बहराइन और मेसोपोटामिया के साथ संबंध समुद्री रास्तों से होते होंगे। इस तरह के हमें लगता है कि सी से ही हुए होंगे कनेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे ये इजी हो जाता है ना कि मेलुहा से यहाँ मगन में आए हो, मगन से दिलमुन, दिलमुन से मेसोपोटामिया, या फिर डायरेक्टली भी यहाँ से गए हों, तो ये सी से ही ट्रेड के कुछ लगता है ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को। टेक्स्ट में मेलुहा को लैंड ऑफ सी फेयरर्स कहा गया है। अगर ये क्वेश्चन आता भी है कि लैंड सी से होता था ट्रेड, कोई एविडेंसेस, तो पहली चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेलुहा जो कि हड़प्पा है उसको एज लैंड ऑफ सी फेयरर्स कहते हैं, मतलब समुद्र में सफ़र करने वाले लोग, सी फेयरर्स। और दूसरा, हड़प्पन सील्स पर शिप्स और बोट्स की ड्राइंग्स भी मिली हैं, तो ये प्रूफ है कि सी ट्रेड तो होता था।
तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये एक सिलेंड्रिकल सील है जो मेसोपोटामिया में मिली है, मतलब हम्प्ड बुल मोटिफ है। तो इससे हमें ऐसे लगता है कि इंडस रीजन से ही, हड़प्पा से ही मेसोपोटामिया में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे ये हम्प्ड बुल दिख रहा है। इसी तरीके से ये एक सील है जिसपे बोट बनी हुई है, ये इस तरीके की कुछ बोट बनी हुई है, तो ये सी ट्रेड दिखाती है। उसके बाद ये राउंड पर्शियन गल्फ सील है जो बहराइन में मिली है, बहराइन आइलैंड में वहाँ पे मिली है, यहाँ पे, जिसको दिलमुन कहा था हमने। और यहाँ पे क्या है कि इस पे हड़प्पन मोटिव्स हैं, कि ये जो लिखा हुआ है ये कुछ हड़प्पन मोटिव जैसा ही है। तो यहाँ पे लोकल जो दिलमुन वेट्स हैं वो भी हड़प्पन स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते थे, तो कुछ तो ट्रेड कनेक्शन रहा ही होगा, वही चीज़ ये प्रूव करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हो। ये हमें एक साइन बोर्ड मिला था धोलावीरा में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइन बोर्ड हमें कहाँ मिला था। तो धोलावीरा में हमें ये साइन बोर्ड मिला था जिसपे ये सारे जो हैं सिंबल्स बने हुए हैं, पर स्क्रिप्ट क्योंकि अनडेसिफर्ड है तो हमें नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। Seals, script, weights, seals and sealings. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. ये एक तरह की कम्युनिकेशन का टूल था, खास करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में। सोचो एक जगह से दूसरी जगह के बैग ऑफ गुड्स भेजे, कि मैंने ये बैग है, इसमें मैंने कुछ गुड्स हैं, ये मैंने भेजे हैं। बैग का जो माउथ है वो मैंने रस्सी से बांध दिया, और इसके ऊपर फिर जो क्ले है, वेट क्ले है, वो इस पर लगा दी, और वेट क्ले के ऊपर एक सील का इंप्रेशन छाप दिया, जो ऐसे हम छापते हैं ना, इस तरीके से हमने इस पर सील का इंप्रेशन बना दिया था। सील एक मतलब छोटे से स्टैंप जैसा ही होता था जिस पर कुछ डिज़ाइन या फिर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता था। तो अब ये काम क्या करेगा कि अगर बैग अपनी डेस्टिनेशन पर सील इंटैक्ट के साथ पहुंच गया, कि सील टूटी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि बैग बीच में खोला नहीं गया है, टेम्पर्ड नहीं हुआ है। और दूसरा, सील का जो इंप्रेशन है उस पर सेंडर की आइडेंटिटी भी बताता था, ये इसको कौन भेज रहा है, क्योंकि इस पर कुछ इंस्क्रिप्शन होता था, तो कुछ लिखा हुआ होता था। जैसे ये है, ये वेट क्ले लगाई, वेट क्ले लगा के इसके ऊपर ये सील लगा दी गई। ये एक सील है जो हमें रोपड़ से मिली है। An enigmatic script. Harappan seals usually have a line of writing probably containing the name and title of the owner. Scholars have also suggested that the motif conveyed a meaning to those who could not read. तो हड़प्पन सील्स जो थी, जो छोटे स्टैम्प जैसी होती थी, मोस्टली स्टीएटाइट स्टोन पर बनाई जाती थी, उन पे अक्सर एक छोटी सी लाइन लिखी होती थी। ये लाइन जो इंस्क्रिप्शन है, ये शायद सील के जो ओनर का नाम है, मालिक का नाम है, या फिर उसका जो टाइटल है, कि जैसे ट्रेडर, चीफ, इस तरह के टाइटल होते थे, वो बताती थी। तो इसको ऐसे सोचो कि जो अब विजिटिंग कार्ड होते हैं जिस पे नाम और डेजिग्नेशन लिखा होता है, ये उसी तरीके से विजिटिंग कार्ड था जो सील के मतलब उस पर लिख दिया जाता था। तो सील पर जो लिखावट के साथ एक इमेज होती थी, मोस्टली एक एनिमल की, जैसे यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट, राइनोसोरस, इस तरह के एनिमल की। तो वो शायद एक स्पेशल मीनिंग देती थी उन लोगों को जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो वो उसको देख के समझ जाते थे कि ये क्या चीज़ बताई जा रही है। तो एग्जाम्पल, अगर एक बुल सील थी तो शायद इसका मतलब था कि ये ट्रेडर कैटल ट्रेड करता था, या उसकी कम्युनिटी सिंबल होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस, ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट, इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, वेयर ईच साइन स्टैंड्स फॉर अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट, एज इट हैज just too many signs, somewhere between 375 and 400. तो जो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन था ये यूजुअली छोटा होता था, कि सबसे लंबा जो इंस्क्रिप्शन हमें मिला है उसमें सिर्फ 26 जो है वो सिंबल्स हैं, साइंस हैं या फिर सिंबल्स हैं। ये याद रखना कि लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन में 26 सिंबल्स हैं। उसके बाद इसको आप कंपेयर कर सकते हो कि जैसे मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसमें भी 26 लेटर्स ही है ना, तो उससे याद रख लेना। लेकिन यहाँ 26 सिर्फ सबसे लंबे एग्जाम्पल हैं, टोटल सिंबल्स तो अलग ही होते थे इसमें। कि अभी तक जो हड़प्पन स्क्रिप्ट का कोई मीनिंग साइंटिस्ट को नहीं मिला है, क्योंकि अनडेसिफर्ड है ये एक। पर हमें इतना तो पता है कि ये अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं था, कि जहाँ हर लेटर एक वॉवल या फिर कॉन्सोनेंट होता है, इस तरह का नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स थे। अप्रॉक्सीमेटली 375 से लेके 400 सिंबल्स थे। ये चीज़ भी आप याद रख लेना, ये सब चीज़ें होती थी। तो इसका क्या मतलब है कि हर साइन एक लेटर के लिए नहीं था, शायद एक वर्ड, सिलेबल या फिर एक आइडिया के लिए होता था। It is apparent that the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if engraver began working from the right and then ran out of space. Consider the variety of objects on which writing has been found: seals, copper tools, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even on ancient signboard. Remember, there may have been writing on perishable materials too. तो अब ये चीज़ देखो कि हमें कुछ एविडेंसेस से पता चलता है कि जो इंस्क्रिप्शन था वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। अभी हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, कि हम ऐसे से लिखना शुरू करते हैं, पर वो हो सकता है यहाँ से लिखते थे। ऐसे कैसे पता चला कि यहाँ पे जैसे थोड़ी स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ से लिख रहे हो और यहाँ आके वो बिल्कुल कुचड़ पुचड़ हो गया, कि इसी लाइन में हमें कई बार लिखना होता है ना, तो एंड में जाके वो बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो गई थी उस टाइम पे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि राइट टू लेफ्ट ही लिखा जाता होगा। हड़प्पन राइटिंग सिर्फ सील्स तक लिमिटेड नहीं थी, ये जो इंस्क्रिप्शंस थे और चीज़ों पे भी मिलते हैं, जैसे कॉपर टूल्स, जार्स के रिम्स वगैरह होते थे, कॉपर टैबलेट्स हैं, टेराकोटा टैबलेट्स हैं, ज्वेलरी है, बोन रोड्स है, पुराने जो साइन बोर्ड होते थे उन पे भी मिलते थे। तो ये
ये भी पॉसिबल है कि जो ये लिखाई है ये कुछ कपड़े, पाम लीव्स या फिर वुडन बोर्ड्स पे भी होती होगी, पर क्योंकि ये चीज़ें पेरिशेबल हैं तो ये टाइम के साथ ख़राब होगी, तो हमें अभी तो ये चीज़ें नहीं मिली हैं। तो एक चीज़ है कि इतनी जगह लिखाई मिलने का मतलब हो सकता है कि जो हड़प्पन सोसाइटी है उसमें लिखना पढ़ना आम लोगों में भी कॉमन था, या कम से कम ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लोग लिटरेट थे। Weights. Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chert and generally cubical with no markings. The lower denominations of weights were binary, while the higher denominations followed the decimal system. The smaller weights were probably used for weighing jewelry and beads. Metal scale pans have also been found. तो हड़प्पन लोग अपने बीच का जो माल सामान है उसका लेन देन, जो एक्सचेंज है, वो एक एग्जैक्ट सिस्टम ऑफ वेट से करते थे, कि वेट्स भी स्टैंडर्डाइज थे, कि ये वेट्स अक्सर चर्ट नाम के एक हार्ड स्टोन से बनते थे। ये याद रखना कि मटेरियल क्या था, चर्ट। चर्ट एक स्पेशल पत्थर है जो स्मूथ और ड्यूरेबल होता है, जिससे बार बार यूज़ किया जा सकता है, ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी। तो इनका जो शेप था वो क्यूबिकल होता था, मतलब डाइस जैसा होता था, चारों तरफ से इक्वल, तो इस तरीके का ये कुछ होता था। तो ध्यान रहे कि इन पर कोई लिखाई या फिर मार्किंग नहीं होती थी, ये बिल्कुल स्मूथ होते थे, इस पर कुछ भी नहीं लिखा जाता था। छोटे वेट्स जो होते थे, जो कम वेट वाले होते थे, जो जिसे हम लोअर डिनोमिनेशंस कह रहे हैं, ये बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे, मतलब हर अगला वेट पिछले का डबल होता था, जैसे 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, इस तरीके से। और जो बड़े वेट डेसिमल सिस्टम जो है उसको फॉलो करते थे। बड़े वेट्स यानी जो लोअर वो हायर डिनोमिनेशंस हैं, वो जो बड़े वेट्स थे वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे, मतलब 10 के मल्टीपल्स, जैसे 160 हो गया, 200 हो गया, 320 हो गया, 640 हो गया, इस तरीके से। तो इससे जो माल तोलना और एक्सचेंज करना है वो ईजी हो जाता था। जो स्मॉलर वेट्स होते थे उनका यूज़ ज्वेलरी या फिर बीड्स, जो छोटे गहने वगैरह, उनको तोलने के लिए यूज़ होता होगा, क्योंकि इनका वेट कम होता था और ज़्यादा प्रिसिजन चाहिए होता था इनको तोलने के लिए। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ मेटल के तराजू के पैंस भी मिले, जो मेटल स्केल पैंस हैं, तराजू जिसे हम बोलते हैं, वो भी मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसमें या तो कोई माल रख के तोलने के लिए होता होगा। ठीक है, इससे कन्फर्म होता है कि हड़प्पन लोग तराजू और वेट्स का साइंटिफिक यूज़ करते थे। Ancient authority. There are indications of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery, seals, weights and bricks. Notably, bricks, though obviously not produced in any single center, were of a uniform ratio throughout the region, from Jammu to Gujarat. We have also seen that settlements were strategically set up in specific locations for various reasons. Besides, labor was mobilized for making bricks and for the construction of massive walls and platforms. Who organized these activities? तो हड़प्पन सोसाइटी में हमें ऐसे क्लूज मिलते हैं जो दिखाते हैं कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड और बड़े डिसीजंस लिए जाते थे और उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया जाता था। जैसे एज अ बैकग्राउंड कि ये बता रहे हैं कि हड़प्पन सिर्फ बेसिक ट्रेड या फार्मिंग नहीं करते थे, बल्कि जो बड़े लेवल के प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में भी वो एक्सपर्ट थे। एग्जाम्पल के लिए देखो, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में हमें एकदम मतलब बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी दिखती है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, जो पोटरी है, सील्स हों, वेइंग स्टोन्स हो या फिर ब्रिक्स हों, सब एक जैसे डिज़ाइन, साइज और स्टाइल के होते थे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक सेंट्रल अथॉरिटी या रूल्स, इस तरह की चीज़ें होती थी जहाँ सब लोग उन्हें फॉलो करते थे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिक्स एक ही जगह नहीं बनती थी, कि अलग अलग जगह पे बनती थी, लेकिन फिर भी उनका साइज रेशो जो है, लंबाई चौड़ाई वगैरह जो है, वो जम्मू से लेकर गुजरात तक बिल्कुल सेम था। तो इसका मतलब है कि एक कॉमन स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था जो पूरे हड़प्पन रीजन में माना जाता था। साथ ही में हमने देखा था कि हड़प्पन लोग अपनी सेटलमेंट्स जो है ऐसी जगह बनाते थे जो स्पेशल रीजंस की वजह से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते थे, जैसे ट्रेड रूट्स के पास, फर्टाइल लैंड के पास या रिवर्स के किनारे। तो ये प्लानिंग का प्रूफ है कि हड़प्पन्स रेंडमली नहीं बस जाते थे कहीं पे भी, बल्कि केयरफुली लोकेशन चूज़ करते थे। इसके अलावा बहुत सारे जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, वो इकट्ठा करके ब्रिक्स बनवाने, बड़े बड़े वॉल्स बनवाने और प्लेटफॉर्म्स बनवाने के काम वहाँ पर होता था। जैसे हमने पहले भी एक जगह देखा था कि जो प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, अगर एक इंसान 1 क्यूबिक मीटर जो जगह जो वो बनाता है तो 4 मिलियन पर्सन डेज चाहिए। तो उस चीज़ से हमें पता चल रहा था कि कितने लार्ज स्केल पे लेबर जो है वो मोबिलाइज होता था। तो इतना ऑर्गेनाइज्ड काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई पावरफुल सिस्टम हो जो लोगों को कोऑर्डिनेट करे। तो ये सवाल उठता है कि ये सारी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदार कौन था। तो ये चैप्टर एक ऐसी मिस्ट्री पॉइंट है, क्योंकि हड़प्पन सोसाइटी में क्लियर किंगशिप का एविडेंस नहीं मिलता है, फिर भी काम एकदम डिसिप्लिन के साथ होता था। Palaces and kings. If we look for center of power or for depictions of people in power, archaeological records provide no immediate answers. A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. A stone statue was labeled and continues to be known as the priest king. This is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest kings and have found parallels in the Indus region. But as we will see, the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood yet, nor are any means of knowing whether those who performed them also held political power.
तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर हम पावर सेंटर या रूल्स के डिपिक्शंस ढूंढें तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड हमें तुरंत जवाब नहीं देता। मोहनजोदारो का एक बड़ी सी एक बिल्डिंग मिली है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलेस लेबल कर दिया है कि ये एक पैलेस है, लेकिन वहाँ से कोई ऐसे स्पेक्टिकुलर फाइंड्स तो मिले ही नहीं, जैसे कोई शाही खजाना या कोई शाही थ्रोन या वेपन्स, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। एक ऐसा स्टोन स्टैचू भी मिला है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रीस्ट किंग कहा है, जो कि ये वाला स्टैचू है, इसे प्रीस्ट किंग कहा गया है। तो ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में प्रीस्ट किंग का कॉन्सेप्ट था और उन्होंने पैरेलल्स खींच लिए कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हाँ मेसोपोटामिया में भी ऐसा होता था, तो हो सकता है हड़प्पा में भी ये प्रीस्ट किंग हो। लेकिन सच ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो पूजा वगैरह हैं, अभी तक अच्छे से इन चीज़ों की हमें समझ नहीं है और ये भी नहीं पता कि जो ये लोग हैं ये रिचुअल्स करते थे वही पॉलिटिकल पावर वाले लोग थे या फिर नहीं, या जो कॉमन लोग हैं वो भी तो रिचुअल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के ओपिनियंस हैं कि सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड दैट एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। अदर्स फील देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा अनदर एंड सो फोर्थ। येट अदर्स आर्ग्यू दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट given the similarity in artifacts, the evidence for planned settlements, the standardized ratio of brick size and the establishment of settlements near sources of raw material। तो देखो, कुछ लोग कहते हैं कि कोई रूलर ही नहीं था, सब लोग इक्वल स्टेटस में थे। कुछ कहते हैं कि कोई सिंगल रूलर नहीं था, मल्टीपल रूलर्स थे, कि जैसे मोहनजोदारो का एक अलग रूलर है, हड़प्पा का अलग है, लोथल का अलग है, इस तरीके से। कुछ कहते हैं कि सिंगल रूलर था क्योंकि एक सिंगल स्टेट था और सिंगल रूलर था। एविडेंस भी है, कुछ एविडेंस याद रखना कि सबसे पहले तो आर्टिफैक्ट्स में सिमिलैरिटी थी, ये जो आर्टिफैक्ट्स थे वो हमें सिमिलर मिले हैं। उसके बाद हमें प्लान्ड सेटलमेंट्स मिली हैं कि सेटलमेंट्स को पहले प्लान किया जाता था, पहले जो रोड्स हैं उनको बनाया जाता था प्रॉपर तरीके से, उनके ड्रेन्स बनाए जाते थे और फिर घर बनाए जाते थे। फिर जो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज रेशो है कि अलग अलग जगह पे ईंटें हैं पर वो सेम साइज़ की मिली हैं। उसके बाद जो सेटलमेंट्स का रॉ मटेरियल सोर्सेज है, सेटलमेंट्स उन्हीं के पास ही है, मतलब रॉ मटेरियल सोर्सेज के पास ही सेटलमेंट्स बनाई जाती थी। तो ये चीज़ भी, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हड़प्पन्स ने कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रैक्टिस किया होगा कि सबके पास कुछ अथॉरिटी होगी और कुछ स्ट्रक्चर सिर्फ यूटिलिटेरियन पर्पजेज जैसे डेली काम के लिए बनाए गए होंगे, शाही शान शौकत के लिए नहीं बनाए नहीं गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।